हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज हम दोस्तों कॉलेज लेक्चरर 2020 वाली जो भर्ती थी, 21 में पेपर हुआ था, 22 में आपका रिजल्ट क्लियर हुआ है। तो उसका जो फर्स्ट पेपर है, जो कि आपका हिंदी जो उद्भव और विकास है, थोड़ा सा व्याकरण का पार्ट है उसमें, और पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र और जो आपकी रचनाएं गद्य पद्य की लगी हुई हैं, उनसे संबंधित आपका पहला पेपर होता है हिंदी साहित्य का। उसका हम पेपर दोस्तों देखने वाले हैं। 23/9/21 को दोस्तों ये आपका क्या है, पेपर हुआ था। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। इससे पहले दोस्तों जो पेपर सेकंड है हिंदी का ही, इसी भर्ती का मैंने आपको करा दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर के RPSC प्रीवियस पेपर की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और उस वीडियो को देखेंगे, आपको पता चलेगा वो पूरा का पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास से आता है। तो हिंदी साहित्य के अभी तक के सबसे बेस्ट क्वेश्चन दोस्तों उस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। किस प्रकार का लेवल रहा है और आगे किस प्रकार का लेवल रह सकता है, किस प्रकार से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस किस आधार साहित्य के इतिहास ग्रंथ को आधार बनाया जा रहा है, जिसमें कि आपका शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और डॉक्टर नगेंद्र। मुख्यतः दोस्तों 3 ग्रंथों को आधार बनाया गया है। और किस प्रकार से क्वेश्चनों का टाइप रहा है पूछने का, रचनाओं का कालक्रम वगैरह जो भी है, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा। तो आज हम दोस्तों फर्स्ट पेपर की बात करेंगे। RPSC ने जो आपकी उत्तर कुंजी जारी की थी उसमें एक क्वेश्चन इसका डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। तो उसकी आंसर की के आधार पर दोस्तों मैं आपको उत्तर बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों वो RPSC ने डिलीट कर दिया था, ठीक है। एकमात्र क्वेश्चन ये आपका डिलीट कर दिया गया था। आगे चलते हैं। अशुद्ध शब्द नहीं है। तो दोस्तों याज्ञवल्क्य अशुद्ध शब्द है, मंत्री परिषद भी अशुद्ध शब्द है, ठीक है। ज्योत्सना भी दोस्तों अशुद्ध शब्द है, लेकिन जो पुनर है, पुनर धन दोस्तों अपी है, यहाँ पर ये संयोग हुआ है, रे में ए लग जाएगा तो यहाँ पर पुनरअपि बन जाएगा, ठीक है। तो ये शब्द है दोस्तों आपका सही है। शुद्ध वाक्य नहीं है। इसी बहाने हमें दर्शन हो गए। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया। आपका यह मत ग्राह्य योग्य है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका यह मत ग्राह्य है, यही बहुत है, योग्य लगाने का यहाँ पर भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये वाक्य है दोस्तों क्या है, अशुद्ध है, जबकि ये तीनों आपके क्या है, शुद्ध वाक्य हैं। आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य नहीं है। तो नहीं दोस्तों ये आपको अच्छी तरह से देखना है। वह अपराधी दंड देने योग्य है, वह अशुद्ध वाक्य नहीं है, यानी कि इसमें एक सही वाक्य है। तो ये दोस्तों यहाँ क्या है, ये गलत है। वह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। विद्यार्थियों की मेले में अनेकों टोलियाँ थीं और जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, तो ये यहाँ पर दोस्तों सही वाक्य है। बाकी तीनों के तीनों हैं वो गलत है। कि वह अपराधी दंड देने के योग्य है, वह अपराधी दंडनीय है, ठीक है। और वह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था, ठीक है। ये सारे आपके क्या है, गलत वाक्य हो जाएंगे। आगे चलते हैं। सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों जो सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बदलाता है विशेषण, उसे हम सार्वनामिक विशेषण है वो कहते हैं। आगे चल, तो इसमें से दोस्तों विशेषण युक्त वाक्य हमें ढूंढना है। इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं, दोनों के दोनों लड़के मूर्ख निकले। राम का सिर कुछ भारी सा हो गया, उसे दवा 2-2 घंटे के बाद में दी जाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो इतने जो शब्द है वो गुणज्ञ और रसिक लोगों की क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, विशेषता बतला रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हालांकि जो इतना है वो आपका प्रमाणवाचक में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये गुणज्ञ और रसिक लोगों की क्या है, विशेषता बतला रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला दोस्तों आपका प्रश्न है, किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। राजा ने दान दिया, नौकर चिट्ठी लाया, नौकर बीमार रहा और पंडित कथा सुनाते हैं। अकर्मक क्रिया का दोस्तों क्या है,
प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर जो दान देना है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्रिया है वो ये आपकी क्या है, सकर्मक है। क्या दिया, दान दिया। क्या या किसे का जो उत्तर है वो आपका कर्म हो जाएगा। नौकर चिट्ठी लाया, क्या लाया दोस्तों, पंडित कथा सुनाते हैं। लेकिन जो नौकर बीमार रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, अकर्मक क्रिया का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3 नंबर। समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। चोर ऐसा भागा कि उसका पता ही ना लगा। राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। और यद्यपि हम वनवासी हैं तो भी लोक के व्यवहारों को भली भांति जानते हैं। तो 3 वाक्य दोस्तों यहाँ पर आपके चोर ऐसा भागा, इसमें भी आपका प्रयोग तो हुआ है, ठीक है। राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया, इसमें दोस्तों नहीं है, इसमें भी आपका प्रयोग है और इसमें भी आपका समुच्चय बोधक इसे कहते हैं जो 2 वाक्यों को दोस्तों जोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन एक ही वाक्य में जो किसी 2 शब्दों के मध्य में, 2 पदों के मध्य में क्या है, संबंध बताए, उसको हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 2 नंबर। रमणीयार्थ है, प्रतिपादक है, शब्द है काव्यम। काव्य की यह परिभाषा देने वाले आचार्य हैं दोस्तों ये पंडित राज जगन्नाथ हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है कहकर कविता की परिभाषा देने वाले आचार्य हो जाएंगे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र को दोस्तों इन्होंने क्या है, कविता कहा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति यह काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य को, काव्य लक्षण को चुनौती दी है, ठीक है। क्षेमेंद्र, मम्मट, भामह, अप्पय, दीक्षित। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, और इन्होंने मम्मट को क्या है, मम्मट के काव्य को चुनौती दी है। जयदेव ने कहा है अंगीकरोति यह काव्यम, ठीक है। तो इन्होंने दोस्तों क्या है, मम्मट के जो इन्होंने काव्य लक्षण था मम्मट का, ठीक है, तो उसको इन्होंने क्या है, चुनौती दी है। भट्टौथ के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है। तो भट्टौथ ने दोस्तों प्रतिभा की व्याख्या किस प्रकार की है। प्रज्ञा नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। प्रतिभा नवनवोल्लेख शालिनी प्रज्ञा। अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। और क्षणम स्वरूप स्पर्शो तथा प्रज्ञेय प्रतिभा कवि। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पहला नंबर। भट्टौत ने क्या माना है, जो नित्य नवीन भावों का क्या है, उद्भाव, ठीक है, विधान करती है, उसे ही क्या है हम नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा कहते हैं। और उसे ही हम क्या है, प्रज्ञा का नाम इन्होंने दिया है, प्रतिभा का नाम इन्होंने दिया है कि जो ऐसी बुद्धि है जो हर समय नए विचारों की उद्भावना करती है, उसे ही हम क्या है, प्रतिभा कहते हैं। जिसके कारण से जो कवि लोग हैं वो काव्य रचना में प्रवृत्त हुआ करते हैं। आचार्य और काव्य प्रयोजनों का सुमेलन नहीं है। तो ऐसा कौन सा काव्य प्रयोजन है जो क्या है उसके आचार्य के साथ में सुमेलित नहीं है। तो ये देखते हैं दोस्तों हम। तो सहृदयों की प्रियता धनार्जन दोस्तों ये आपका दंडी का है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। रस की निष्पत्ति चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति, तो ये आपका आनंद वर्धन का है, ये भी सही है। लोक व्यवहार का ज्ञान लोकोत्तर आनंद लाभ कुंतक का है दोस्तों, ये भी सही है। लेकिन जो कीर्ति और प्राप्ति है दोस्तों ये आपका यहाँ पर गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। काव्य प्रयोजन क्या है कि कवि है वो दोस्तों किस, एक होता है आपका काव्य लक्षण, एक होता है काव्य हेतु और एक होता है आपके काव्य प्रयोजन। तो काव्य लक्षण होते हैं दोस्तों, काव्य की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है, तो वो आपका काव्य लक्षण में आ जाता है। किन कारणों से कवि काव्य रचने के लिए विवश होता है तो वो काव्य लक्षण हो जाएंगे। और क्या उद्देश्य लेकर के कवि काव्य की रचना करता है तो वो आपके काव्य प्रयोजन हो जाएंगे। विभिन्न विद्वानों ने दोस्तों अपने अपने अनुसार है वो परिभाषाएं दी हैं, जिसमें आपका पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। लेकिन जो इस 12वें का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके चौथा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा काव्य है हेतु नहीं है। तो व्युत्पत्ति है, अभ्यास है दोस्तों, प्रेरणा है। लेकिन दोस्तों जो समाधि है, प्रेरणा दोस्तों नहीं है, यहाँ पर समाधि हो जाएगा, ठीक है। व्युत्पत्ति हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रेरणा को किसी भी आचार्य ने काव्य हेतु में परिगणित नहीं किया है। तो व्युत्पत्ति हो जाएगा, प्रतिभा हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। समाधि, तो ये समाधि को भी माना है। तो ये हो जाएंगे आपके तीसरा उत्तर इसमें हो जाएगा।
आगे चलते हैं। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। साहित्य संबंधी अवधारणा किसकी है? तो ये दोस्तों हो जाएगी आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। क्या परिभाषा दे रहे हैं साहित्य की? साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका है। यानी कि मनुष्य की भावनाओं की ऐसी प्रवृत्ति कि उसका हृदय है भावनाओं से भरा पड़ा है। अब भावनाएं इतनी अधिक हो गई हैं कि वो उसके हृदय में समा नहीं पा रही हैं, तो वो क्या है, छलक जाती हैं। जिस प्रकार से किसी पात्र में रखा हुआ पानी ज़्यादा मात्रा में भरने पर छलक जाता है, तो इसी प्रकार के भावों के उद्रेक को, सहज छलकन को साहित्य की संज्ञा देते हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं। जब मन में तमोगुण व रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक व प्राबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में यह विचार किसका है? तो ये विचार है दोस्तों क्या है, विश्वनाथ का है। ये क्या कहते हैं कि जो भी तमोगुण हैं, रजोगुण हैं, वो क्या है, दब जाते हैं। यह का मेरे का क्या है, भाव है, वो मिट जाता है। ठीक है, तो साधारणीकरण के संबंध में कहते हैं कि यह मेरा है, यह तेरा है, इसका भाव है, वो मिट जाता है। तो तमोगुण और रजोगुण के दब जाने पर सत्व गुण का क्या है, प्राबल्य होता है, उद्रेक होता है, तभी क्या है, हमें रस की अनुभूति होती है। तो ये वाक्यम रसात्मक काव्यम दोस्तों साहित्य दर्पण में कहने वाले आचार्य विश्वनाथ हो जाएंगे। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिससे साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का थोड़ा उदय बहुत होता है। साधारणीकरण के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है दोस्तों वो हो जाएगा आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। साधारणीकरण के संबंध में क्या है, इन्होंने आलम्बन धर्म को है मान्यता दी है। डॉक्टर नगेंद्र ने दोस्तों कवि की क्या है, भावना का अनुभूतिकरण साधारणीकरण माना है। इसके अलावा श्याम सुंदर दास ने दोस्तों मधुमती की भूमिका के अनुसार है, वो आपका क्या है, व्यक्ति की जो सहृदय है, सामाजिक है, सहृदय जो आश्रय है, उसके भावों का साधारणीकरण है वो माना है। तो ये आपका 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिनव गुप्त के अनुसार रसास्वाद प्रक्रिया के संबंध में अनुपयुक्त कथन कौन सा है? तो साधारणीकरण व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम नहीं है। तो ये दोस्तों क्या है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। स्थायी भाव अनादि वासना के रूप में सहृदय के हृदय में पूर्व स्थित रहता है, बिल्कुल सही है। विभावादि व्यंजक होते हैं और रस है दोस्तों वो व्यंग होता है, बिल्कुल सही है। विभावादि तो आपके व्यंजक हो जाएंगे और रस को इन्होंने व्यंग माना, बिल्कुल सही है। रसानंद अखंड होता है, ये भी सही है। तो ये आपका क्या है, ये आपका गलत हो जाएगा। साधारणीकरण व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम नहीं है, तो ये कथन है वो इसका गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। रस ध्वनि किसे कहा गया है? अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। तो 18वें में दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपके असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है, उसको आपका रस ध्वनि कहा जाता है, जिसे कि आपके आनंद बर्धन ने सर्वाधिक अच्छा स्तर का माना है। आगे चलते हैं। वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? वाच्यार्थ की वांछनीयता और उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? तो ये आपका जो ध्वनि सिद्धांत है दोस्तों, वहाँ से आपका क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा वाच्यार्थ की वांछनीयता होनी चाहिए, यानी वाच्यार्थ उसमें होना चाहिए, और उसका व्यंग्यनिष्ठ होना, ठीक है, उसमें व्यंग भी होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा आपके विवेक्षितान्य परवाच्य ध्वनि, ठीक है। तो 19वें का आपका उत्तर हो जाएगा आपका एक हो जाएगा। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है? तो अलंकारों का जो दोस्तों इन्होंने विधान है वो इन्होंने किया है आपके वाक्य वक्रता के अंदर। तो इसका जो आरपीसी ने उत्तर माना है वो आपका हो जाएगा दोस्तों तीसरा, इन्होंने क्या है उत्तर माना है। तो कुंतक ने अलंकारों का जो विधान है वो आपके वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है? एक तो इन्होंने किया है दोस्तों वर्ण विन्यास वक्रता के अंदर, जिसमें कि आपके अनुप्रास यमक आदि जो अलंकार हैं वो आ जाते हैं, और ठीक है, और उसके बाद में जो वाक्य वक्रता है जिसे कि हम वस्तु वक्रता भी कहते हैं, उसके अंतर्गत हैं जो अर्थालंकार वगैरह हैं वो आपके आ जाएंगे। तो इस प्रकार का विधान है वो यहाँ पर ये कुंतक करते हैं। वक्रोक्ति काव्य जीवतम कह करके वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं आपके आचार्य कुंतक। आगे चलते हैं। 21वें का आपका उत्तर हो जाएगा कौन से आचार्य वक्रोक्ति को अलंकारों का मूल मानकर
उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते। अब और इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेश को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते। दंडी, भामे, वामन, कुंतक। तो दोस्तों सबसे पहले जो आचार्य हैं जो वक्रोक्ति को अलंकार के मूल में मानते हैं वो हो जाएंगे आपके दोस्तों भामे। ठीक है, भामे आपके अलंकारवादी आचार्य हैं और इन्होंने सर्वप्रथम अलंकार को क्या है काव्य की आत्मा घोषित किया था और इसी के अंतर्गत इन्होंने वक्रोक्ति को समस्त अलंकारों का वह मूल है वो माना था। आगे चलते हैं। अलंकार के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? वर्णनीय रस की अनुकूलता के अनुसार वर्णों का बार बार पास पास प्रयोग होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। बिल्कुल दोस्तों आपका ये वाक्य सही है। ठीक है, ये वाक्य आपका सही है। सार्थक अथवा निरर्थक भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय की क्रम से आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं। निरर्थक भिन्न अर्थ वाले, ठीक है, भिन्न दोस्तों अर्थ होना चाहिए और आवृत्ति हो रही है शब्द की तो वहाँ यमक अलंकार बिल्कुल हो जाएगा। उपमेय व उपमान में भिन्नता के होने पर भी साम्य स्थापन को उपमा कहते हैं। चांद है, मुख है, उसकी भिन्न उपमान है। ठीक है, भिन्नता है लेकिन फिर भी इनमें क्या है हम साम्यता स्थापित कर रहे हैं तो उसको हम उपमा कह देंगे। सादृश्यवाची अलंकार है, बिल्कुल सही है। वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य को काकू से जब श्रोता अन्य अर्थ कल्पित करे, वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य को काकू से जब श्रोता अन्य अर्थ कल्पित करे तो वहाँ पर संधि अलंकार होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर काकू वक्रोक्ति होता है तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। सुवरन को ढूंढत फिरे कभी कामी अरु चोर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है ये उदाहरण आपका, ये आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। सुवरन, सुवरन में दोस्तों कवि के हो जाएगा अच्छे अच्छे वर्ण, अच्छी अच्छी पंक्तियाँ। ठीक है, कामी का हो जाएगा दोस्तों अच्छा रूप और चोर के लिए हो जाएगा दोस्तों सुवरन का अर्थ हो जाएगा सोना। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। एक ही शब्द के जब एक शब्द से एक साथ में विभिन्न अर्थ हैं वो चिपके हुए होते हैं अलग अलग संदर्भों में, उसका अलग अलग के लिए अलग अलग अर्थ निकलता है तो वो यहाँ पर आ जाएगा श्लेष अलंकार होता है। जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहाँ पर अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान और रूपक। तो यहाँ पर दोस्तों संभावना किसकी होती है? उत्प्रेक्षा की होती है। ठीक है, जब उपमेय में उपमान की क्या है संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रस्तुत और अप्रस्तुत यही बात है। पाई महावर देन को नाइन बैठी आए और फिर जाने महावरी एड़ी मींडती जाए। तो ये दोस्तों आपका भ्रांतिमान का ही बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। ठीक है, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं तनु बिन लिख चितेरे धोए मिटे न मई भरीती दुखई दुख पाई इही तनु हीरे में कौन सा अलंकार है? कि शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे। तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विभावना अलंकार हो जाएगा। ठीक है, विभावना अलंकार का ये उदाहरण है कि शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, कि बिना रंग के ही क्या है वो चित्रण हो रहा है तो ये यहाँ पर विभावना हो जाएगा। वयन संगाई दोस्तों राजस्थानी भाषा का एक प्रमुख अलंकार है जो कि आपके सूर्यबल मिश्रण है। जो भी आपकी राजस्थानी साहित्य की कृतियाँ हैं उनमें दोस्तों मुख्यतः रूप से पूछा जाता है। यह डिंगल का विशिष्ट अलंकार है तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। तैबर और टैबर की बयन सगाई उत्तम कोटि की होती है तो ये दोस्तों अभी गलत है। चरण का प्रथम अक्षर और चरणांत के अंतिम शब्द का प्रथम अक्षर समान होना है, बिल्कुल सही है। चरण के प्रथम शब्द के आदि वर्ण की आवृत्ति चरणांत शब्द के अंत में भी संभव है तो ये भी दोस्तों सही है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों टैवर और तय और टय वर्ग की जो वर्ण सगाई उत्तम कोटि की नहीं होती है। ठीक है, तो यही आपका उत्तर माना है। 27वें का हो जाएगा आपके 2। 28वां चलते हैं आप। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार कौन सा है? जब उपमेय का क्या है निषेध हो जाता है और उपमान की क्या है उसमें स्थापना हो जाती है तो ऐसा दोस्तों जो अलंकार है वो हो जाएगा आपके अपउन्नति। ठीक है, अपउन्नति में क्या है उपमान का निषेध करके और उपमान ही उपमान की क्या है स्थापना करने वाला ये अलंकार है। नेत्र निबीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने जलदी लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने। तो ये आपके दोस्तों पंक्तियां हैं वो कामायनी के चिंता यानी आशा सर्ग से ली गई हैं। मैं दोस्तों प्रमुख अलंकार कौन सा है? तो ये आपका क्या है जल्दी लहरियों को अंगड़ाई लेता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, प्रकृति को क्या है नेत्र निमीलन यानी कि आंखें मीड़ते हुए दिखाया गया है, प्रबुद्ध होते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपका 29वें में उत्तर हो जाएगा आपके मानवीकरण अलंकार। आगे चलते हैं। दोहा छंद का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पान और प्रीति परीक्षा तिहुन की बैर व्यतिक्रम जान। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है
ये वाक्य बिल्कुल आपका दोहा का है। सीता जू रघुनाथ को अमल कमल की माल और पहिराई जनु सबन की हृदयावली भूपाल, तो ये भी दोहा का हो जाएगा। हिम्मत किम्मत होए बिन हिम्मत किम्मत नहीं, करे न आदर कोय रद कागद जू राजिया, बिरह महानल बिकल हिय पिए पिए कहे बिकलाई, आए हूँ पिए के निकट तिय पहचानत नहीं। तो ये भी आपका दोस्तों दोहा का हो जाएगा। लेकिन जो आपका तीसरा है, ठीक है, तीसरा है वो आपका दोहा का नहीं है, क्योंकि इसमें दोस्तों 11 और 13 पे यति बोल रही है। तो ये आपका हो जाएगा सोरठा का उदाहरण हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा। मात्रिक समछंद नहीं है, यानी मात्राओं का होना चाहिए और प्रत्येक चरण में उसकी क्या है, समान मात्राएं होनी चाहिए। तो चौपाई में 16 होती हैं, गीतका में 26 होती हैं, हर गीतका में क्या है 28 होती हैं। लेकिन दोस्तों जो आपका उल्लाला है आपके 31, तो आपके 31 में माना है आपका उल्लाला, ठीक है। उल्लाला क्या है, मात्रिक आपका विषम छंद है, क्योंकि इसके 15 तो इसके क्या है विषम चरणों में, और 13 इसके समचरणों मात्राएं होती हैं। आगे चलते हैं। डिगति उर्वी अति गुरबी सर्व पब्बे समुद्र सर, ब्याल बधिर तेहि काल विकल दिगपाल चराचर, दिग्गयंद लखरत परत दस्कंदु मुख भर, सर सुमान हिमभानु भानु संगठित परस्पर, चौके बिरंची शंकर सहित कोलू कमठु अहि कलमल्यो, ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जबहि राम शिव धनु दल्यो, किस छंद में निवत है। तो ये दोस्तों जो छंद है आपका वो हो जाएगा आपके छप्पे छंद हो जाएगा, ठीक है। छप्पे छंद का वास्तव चंद्रबरदाई और ये आपके पृथ्वीराज रासों से लिया गया है। कुंडलिया छंद का लक्षण नहीं है। तो कुंडलिया आप जानते हैं, ठीक है, किस किस के, दोहा के मेल से और आपके रोला के मेल से बनती है। प्रथम 4 पंक्तियां रोला व अंतिम 2 पंक्तियां दोहा छंद की होती हैं। तो यही दोस्तों आपका गलत हो जाए, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां हैं वो आपके दोहा छंद की होती हैं और अंतिम जो 4 पंक्तियां हैं वो आपके रोला छंद की होती हैं। ये आपका मात्रिक विषम छंद है, बिल्कुल सही है। 6 छंद पंक्तियों वाला होता है, बिल्कुल सही है। यह संयुक्त छंद है, दोहा और रोला के संयोग से बनता है। तो ये हो जाएगा आपके, ठीक है, 33वें में हो जाएगा आपके पहला। आगे चलते हैं। 34 धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमारग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें कौन सा छंद है, 26 मात्राएं हैं और पढ़ने से ही दोस्तों छंद की क्या है पता चल जाता है। गीत का इसमें क्या है छंद हो जाएगा, ठीक है। 26 मात्राएं हो जाएंगी, 14-12 पे यहाँ पर यति हो जाएगी, जबकि जो आपका हरगीत का है उसमें 16-12 पर क्या है, ठीक है। गीत का क्या आगे हरी जुड़ गया, यानी 2 मात्राएं जुड़ गई, तो 16-12 पर उसमें यति हो जाएगी। हरगीत का छंद का बादशाह है वो आपके मैथिलीषण गुप्त को कहा जाता है। मानस भवन में ये देखो हरगीत का आ गया। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रह करना केवल दिन भरो, बलबीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। तो ये मैथिलीषण गुप्त की दोस्तों पंक्तियां हैं। तो ये पंक्तियां किस छंद में निबद्ध हैं, तो ये दोस्तों हरिगीतिका में निबद्ध हैं। आगे चलते हैं। मंदाक्रांता छंद का गण क्रम है। तो मंदाक्रांता दोस्तों इसमें क्या है 4, 6 और आपके 7 पे आपकी यति होती है, आपका वर्णिक छंद है, ठीक है। और इसमें 17 कुल वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर मंदाक्रांता छंद का गण जो इसमें गण होते हैं वो हो जाएंगे आपके मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और आपके गुरु, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 36वें में हो जाएगा 4। आगे चलते हैं। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें ना पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचर उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। तो ये आपकी जो मैथिलीषण गुप्त की नर हो ना निराश करो मन को कविता से ली गई दोस्तों, बहुत ही सुंदर उदाहरण है दुरत विलंबित छंद का। 12 आपके क्या है इसमें 12 इसमें क्या है आपके वर्ण होते हैं। तो ये हो जाएगा आपके 37 में, आपका 37 का उत्तर हो जाएगा आपके दुरत विलंबित, ठीक है। वर्णिक छंद है, 12 वर्णों का होता है, तो दुरत विलंबित हो जाएगा। प्लेटो के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो प्लेटो जो कविता है वो ज्ञान से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर दोस्तों यही गलत हो गया, ठीक है। ये क्या माना, विक्षिप्तता को मानता है कि जो कविता है प्लेटो वो मानता है विक्षिप्तता से उत्पन्न होती है और कविता को दोस्तों उपयोगितावाद की दृष्टि से सर्वाधिक देखता है। ये कहता है कि ये गोबर से
भरी हुई टोकरी भी सुंदर हो सकती है यदि कोई उसकी उपयोगिता हो। तो कविता को दोस्तों क्या है, राजनीतिज्ञ था, दार्शनिक था, इसलिए कविता के साथ में ज़्यादा न्याय नहीं कर पाया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। जबकि काव्य और नाटक अंतः प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं, ये सही है। काव्य भाव को उद्दीप्त करता है, तर्क को नहीं, तो ये भी सही है। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है, तो ये क्या है, कविता को अनुकृति की अनुकृति मानता है। ठीक है, कि भाई संसार है वो तो ईश्वर की क्या है, अनुकृति है, और उसकी भी अनुकृति प्रकृति की अनुकृति है, वो क्या है, ये करता है, कवि करता है। ठीक है, तो ये सत्य से क्या है, बहुत ही दूर दूर है, तो ये मानता है। तो प्लेटो का ये हो जाएगा 38वें में हो जाएगा पहला। प्लेटो ने नहीं माना है कला में अनुकरण की बात, तो ये तो दोस्तों इन्होंने मानी है। ठीक है, कला के पारस्परिक संबंधों में वर्गीकरण की बात, तो ये भी उन्होंने मानी है। ठीक है, कलाओं में आदर्श की, न्याय की, सौंदर्य, सत्य की, प्रतिष्ठा की बात बिल्कुल मानी है सर। चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग मानना, तो ये इन्होंने नहीं माना। ये मानता है कि भाई जो आपकी बढ़ई है, ठीक है, आपका लोहार है, ये कलाएं आपके एक राज्य के लिए आवश्यक हैं, लेकिन जो आपका क्या है, साधना के लिए चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग, जो कवि है वो तो ऐसे ही लिख देता है, केवल अनुकरण करके लिख देता है, कोई चिंतन नहीं करता है। ठीक है, तो इनका कोई भी, ठीक है, इस काव्य कला की क्या है, कोई भी उपयोगिता नहीं है। तो ये आपका चौथा उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्लेटो के विचारों से बेमेल कौन सा है? तात्विक दृष्टि से मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है, तो ये दोस्तों तात्विक दृष्टि से मूल सत्य है वो अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है, बिल्कुल सही है। वस्तु सत्य अमूर्त का ज्ञान प्रसूत मूर्त रूप है, ये भी सही है। कलाकृति धारणा प्रसूत आभास मात्र है, ये भी सही है। अमूर्त ज्ञान रूप व धारणा प्रसूत आभास में अंतर नहीं होता है, तो यही गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो अमूर्त ज्ञान है, ठीक है, और धारणा प्रसूत आभास में अंतर नहीं होता है, तो दोस्तों अंतर बिल्कुल होता है। एक आप अपने मन में दोस्तों क्या है, धारणाओं से आप क्या ज्ञान पर, एक आप बाह्य व्यवहार से कोई ज्ञान ले रहे हैं, धारणाओं से आपने कोई ज्ञान प्राप्त किया है, और एक आपको अमूर्त ज्ञान प्राप्त हुआ है, मान लीजिए जो वास्तविक सत्य है उसको क्या है, अमूर्त ज्ञान की संज्ञा है, तो इसमें क्या है, पर्याप्त दोस्तों अंतर होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? तो कला प्रकृति की भावना में तथा कल्पना में अनुकृति नहीं है, तो यहीं पर दोस्तों यहाँ पर क्या है, पहला ही कथन गलत हो जाए, क्योंकि जो अरस्तु है वो भी क्या है, पुनर्प्रस्तुतिकरण है। कला है, जो काव्य है वो प्रकृति का पुनर्प्रस्तुतिकरण है, प्रकृति की अनुकृति है, ये आपका मानता है, तो यहाँ पर पहला ही कथन गलत हो जाएगा। काव्य का जो विषय है प्रकृति का प्रतीयमान, संभाव्य और आदर्श रूप है, ये बिल्कुल सही है। अनुकरण एक सर्जन क्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है। अनुकरण वह तंत्र है जिसके द्वारा कवि अपनी कल्पनात्मक अनुभूति की प्रक्षेपणीय अभिव्यक्ति को अंतिम रूप प्रदान करता है, तो ये बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही कथन हो जाएगा। अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग माने हैं, तो दोस्तों अरस्तु के आपके 3 काव्य सिद्धांत फेमस हैं। आपके जो अनुकरण सिद्धांत है, विरेचन सिद्धांत है, और आपके त्रासदी यानी ट्रेजेडी का जो सिद्धांत है, तो अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके 6 अंग इन्होंने क्या है, स्वीकार किए हैं त्रासदी के। आगे चलते हैं। त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है? ठीक है, तो कौन कौन से इन्होंने क्या है, 6 के अंतर्गत कौन कौन से हैं? तो दृश्य विधान, पदावली, भाषा परिच का अनुकरण के विषय है, नहीं दोस्तों पदावली नहीं। कथानक को माना है, चरित्र विचार अनुकरण के विषय हैं, तो ये दोस्तों क्या है, 6 में से ये 1 2 3, ठीक है, चरित्र व विचार अनुकरण के ये आपके क्या है, इन्होंने माने हैं। ठीक है, अनिवार्य अंगों से संबंध में, तो ये इन्होंने कथानक को माना है, चरित्र को माना है, विचार को, अनुकरण का क्या है दोस्तों, प्रधान इन्होंने अंग माना है। आगे चलते हैं। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? अरस्तु ने विरेचन शब्द का ग्रहण है वो साहित्य शास्त्र से इतर स्रोत से ग्रहण किया है, तो ये दोस्तों विरेचन शब्द का जो ग्रहण है वो आपका साहित्य शास्त्र से इतर स्रोत से ग्रहण किया, ये बिल्कुल सही है। मन की शुद्धि से आत्मा विशद व प्रसन्न होती है, ये भी सही है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करते हुए विरेचन की अवधारणा प्रस्तुत की गई, तो ये दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने प्लेटो की सिद्धांत का क्या है, खंडन किया था। अरस्तु ने विरेचन शब्द का प्रयोग त्रासदी की परिभाषा देते हुए किया है, तो ये भी दोस्तों यहाँ पर क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। आगे चलते हैं। पेरी इप्सुस ग्रंथ के रचयिता हैं, तो पेरी इप्सुस जो ग्रंथ है दोस्तों वो एकमात्र ग्रंथ है किसका, लॉन्जाइनस का। इन्होंने दोस्तों क्या है, लॉन्जाइनस का उदात्त
उदात्तवाद है, अभिव्यंजनावाद है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है आपका, लॉन्जाइनस का उदात्तवाद है। काव्य में उदात्त तत्व के नाम से इसका निर्मला जैन ने क्या है, अनुवाद किया है। और आपके आगे चलते हैं 46, लॉन्जाइनस के उदात्त के स्रोत में सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो दोस्तों लॉन्जाइनस के उदात्त के जो स्रोत हैं उसमें दोस्तों भावावेश की तीव्रता सम्मिलित है, गर्मा में रचना विधान सम्मिलित है, और इन दोनों को ही दोस्तों क्या है, ये जन्मजात मानता है, ठीक है, प्रमुख मानता है। अत्यधिक शब्दाडंबर, ये दोस्तों इनको क्या है, काव्य दोष मानता है, बल्कि इसके क्या है, यहाँ पर इसके 5 तत्व इसके सम्मिलित हैं। समुचित अलंकार योजना, ये भी दोस्तों सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा। लॉन्जाइनस की उदात्त संबंधी मान्यता अनुसार असंगत कथन है, विषय साधन नहीं साध्य है, विषय है वो साधन नहीं साध्य है। तो यहाँ पर दोस्तों ये गलत है, विषय साधन नहीं साध्य है, तो विषय को इन्होंने क्या है, साध्य माना है, ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्राचीन काव्यानुशीलन आवश्यक है, बिल्कुल सही है। विशद बिंबों की योजना उपादेय है, बिल्कुल सही है। विषय का विस्तार पूर्ण होना आवश्यक है, तो ये भी दोस्तों यहाँ पर क्या है, सही है। तो 47 का उत्तर हो जाएगा पहला। क्रोचे की मान्यता कौन सी नहीं है? सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में अभेद है, तो ये दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष ज्ञान और सहज ज्ञान में पर्याप्त इन्होंने भेद माना है। स्वयं प्रकाश ज्ञान बौद्धिक ज्ञान से स्वतंत्र व स्वायत्त होता है, तो ये देख लीजिए, दूसरा ही कथन इसकी पुष्टि कर रहा है। अभिव्यंजना ज्ञान रूप है और काव्य प्रकाशन कर्म रूप है, ये भी सही है। कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, तो ये भी इन्होंने सही है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत था। क्रोचे के अनुसार कला की सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण नहीं है, कला की सृजन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ अनिवार्य चरण कौन सा नहीं है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका चौथा, क्योंकि कलाकार द्वारा उद्दीपक प्रभावों के अंतर्गत अमूर्त संवेदना का अनुभव, ये बिल्कुल सही है। बिंब विधान के माध्यम से मानस स्तर पर अभिव्यंजना की पूर्णता, ये भी सही है। कल्पना शक्ति के माध्यम से उद्दीपक प्रभावों का संश्लेषण बनवा, ये भी सही है। तो ये आपके तीनों सही हैं, जबकि ये आपका गलत है। आगे चलते हैं 50वें क्वेश्चन में। क्रोचे के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि प्रत्येक, चाहे वो आपका प्लेटो हो, 3 क्वेश्चन उठाए गए हैं, अरस्तु हो, उससे भी दोस्तों 3 या 4 क्वेश्चन उठाए गए हैं, क्रोचे से 3 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं, ठीक है। तो प्रत्येक दोस्तों यहाँ पर जो पहला पेपर है उसमें काव्य शास्त्र ही सबसे बड़ी आपकी क्या है, मूल है, और जो आपकी रचनाएँ हैं, ठीक है। क्रोचे के संबंध में असंगत कथन है, और काव्यशास्त्र जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र है, चाहे वो भारतीय काव्यशास्त्र हो, बहुत ही दोस्तों क्या है, टेढ़ी खीर है। इसको समझ पाना और इसको अच्छे से दोस्तों हृदयंगम कर पाना और इस पर आए हुए क्वेश्चनों को क्या है, कर पाना, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल के दोस्तों क्या है यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको विशद अध्ययन इसके लिए क्या है, करना पड़ेगा। क्रोचे के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत केवल काव्य पर ही लागू नहीं होता, सभी ललित कलाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो ये बात बिल्कुल दोस्तों सही है, ठीक है। केवल काव्य पर नहीं, समस्त ललित कलाओं के लिए इन्होंने क्या है, अभिव्यंजनावाद का क्या है, प्रयोग किया था। क्रोचे की पुस्तक का शीर्षक है एस्थेटिक है, ये भी सही है। क्रोचे ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार किया था। तो यहाँ पर दोस्तों ये है आपका, ये थोड़ा सा गलत है, और आपके क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक थे, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जो आत्मवादी होगा दोस्तों वो कभी भी मार्क्स का क्या है, प्रतिपादित, इन्होंने क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार नहीं बल्कि इसका क्या है, विरोध इन्होंने क्या है, किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? तो दोस्तों आचार्य शुक्ल हैं, वो मानते हैं कि भाई जो भारतीय काव्यशास्त्र है उसमें जो वक्रोक्ति सिद्धांत है, ठीक है, वो क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का ही क्या रूप है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र है वो दोस्तों इस तथ्य को क्या है, अस्वीकार कर देते हैं, ठीक है, कि भाई क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति का क्या है, अनुकरण मानना या उसकी नकल मानना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पर वक्रोक्ति सिद्धांत आचार्य कुंतक का, तो 51 का हो जाएगा दोस्तों दूसरा। आगे चलते हैं। कोलरिज की दृष्टि में कल्पना के विषय में, ठीक है, तो यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन आपके अभिव्यंजना से पूछे गए क्रोचे से। अब कोलरिज आ गया दोस्तों। कोलरिज की दृष्टि में कल्पना के विषय में असंगत कथन कौन सा है? वे कल्पना को ईश्वरीय शक्ति मानते हैं, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। वे ललित कल्पना व कल्पना में सहज संबंध मानते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। कविता में समन्वय का विशेष महत्व है, बिल्कुल सही है। कविता में सामंजस्य कल्पना के माध्यम से घटित होता है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं 53 में। कोलरिज के कल्पना सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन है वो असंगत है? मुख्य कल्पना
और समस्त मानवीय प्रत्यक्ष बोध की आद्य अभिकर्ता तथा जीवंत शक्ति है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने मुख्य कल्पना को बहुत ही क्या है महत्व दिया है। गौण कल्पना मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है, बिल्कुल सही है। वे मुख्य कल्पना को तर्क से तथा गौण कल्पना को समझ से जोड़ देते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों इन्होंने क्या है गलत कर दिया है। मुख्य कल्पना तथा गौण कल्पना में गुण का नहीं मात्रा प्रमाण का भी अंतर, मात्र प्रमाण का अंतर है। तो ये आपका यहाँ पर सही है, क्योंकि जो मुख्य कल्पना है दोस्तों को तर्क से तथा गौण कल्पना को समझ से जोड़ देते, क्योंकि जो मुख्य कल्पना है वो आपकी क्या है समझ से जुड़ी हुई होती है। आगे चलते हैं, बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन हैं? तो ये दोस्तों हो जाएंगे आपके कॉलरिज की आपकी पुस्तक है। आपको क्वेश्चनों का जैसा क्रम दिख रहा है तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे आपके कॉलरिज। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतितत्वहीन, इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतितत्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। यह मान्यता किसकी है? तो दोस्तों बहुत ही आपकी क्या है अच्छी आपकी यह कथन है। तो ये जो कथन है वो हो जाएगा आपके टी.एस. इलियट का। ठीक है, इलियट का ये कथन हो जाएगा। टी.एस. इलियट का कौन सा मत नहीं है? कला की जैविक सत्ता होती है, बिल्कुल दोस्तों सही है। जैविक सत्ता इन्होंने कला की मानी है। कविता का अपना एक अलग स्वतंत्र जीवन है, बिल्कुल सही है। काव्यगत संवेदना और कवि के मन की संवेदना बिल्कुल होती है, बिल्कुल भिन्न होती है। कला का संवेग है दोस्तों वैयक्तिक होता है, ये दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 57वें क्वेश्चन में। किस कथन से इलियट हैं वो सहमत नहीं है? परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है। तो ये दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह है वो संभव है, तो यही गलत हो जाएगा। परंपरा में ज्ञान से साहित्यकार को यह जानकारी हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए, बिल्कुल सही है। परंपरा के ज्ञान से यह ज्ञात होता है कि साहित्यकार की कृति का मूल्य क्या है, बिल्कुल सही है। परंपरा दाय के रूप में स्वयं उपलब्ध नहीं होती है, उसे प्राप्त करने के लिए सचेष्ट प्रयत्न किया जाना चाहिए। और परंपरा से विद्रोह भी दोस्तों क्या है करा जा सकता है, यदि कोई चाहे तो उसमें कितनी प्रतिभा है उसके आधार पर। तो यहाँ पर यह कथन सही है। ठीक है, 57 का हो जाएगा आपका 1। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह है, नहीं भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की आत्मा व्यक्ति नहीं उससे मुक्ति का नाम है। मान्यता है वो दोस्तों किसकी है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा टी.एस. इलियट ने कहा है कि कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं बल्कि भाव से क्या है पलायनवाद के अर्थ में ये कविता को देखते हैं। आगे चलते हैं, मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा कौन सी है? तो ये आप जानते हैं प्रगतिवाद है दोस्तों, वो आपके मार्क्सवाद से बिल्कुल प्रभावित है। ठीक है, आगे चलते हैं, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के अनुसार उपयुक्त कथन कौन सा नहीं है? कला अपने सभी रूपों में सर्वोत्तम सामाजिक गतिविधि रही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बिल्कुल कथन है। कला को यहाँ पर क्या इन्होंने जीवन के लिए स्वीकार किया है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर अनुभव या बोध के कलात्मक अंकन की प्रतिभा जन्मजात रूप में प्राप्त नहीं होती। अनुभव या बोध के कलात्मक अंकन की जो प्रतिभा है दोस्तों जन्मजात नहीं होती, बल्कि क्या उसे हासिल करना पड़ता है। यथार्थवाद चित्रण यथार्थ की मात्र नकल है, तो ये यहाँ पर गलत है। कला के अभिप्राय संदेश सार तत्व रूप शिल्प में बदलाव होता रहता है, तो ये भी यहाँ पर दोस्तों क्या है सही है। तो 60 का उत्तर हो जाएगा क्या इसमें? 60 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों यथार्थवादी चित्रण यथार्थ की मात्र नकल है। तो ये नहीं है दोस्तों यथार्थवादी, ये नहीं कि आपने सीधे सीधे यथार्थ को जैसा है वैसा लिख दिया, नहीं, उसकी कुछ ना कुछ उपयोगिता भी होनी चाहिए। साहित्य के महत्व के संबंध में मार्क्सवाद सिद्धांत विषयक असंगत कथन है। साहित्य वर्गों के बीच में विचारात्मक संघर्ष में महत्वपूर्ण अंग है, बिल्कुल सही है दोस्तों। साहित्य बिल्कुल वर्गों के बीच में क्या है संघर्ष का क्या है बिल्कुल माध्यम बनता है। साहित्य श्रमिक वर्ग व जनसाधारण की शिक्षा और चेतना में योगदान कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। साहित्य शोषकों की शक्ति को मजबूत बना सकता है, उसकी जड़ें भी खोद सकता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। वर्ग अचल व अपरिवर्तनशील होते हैं, तो ये तो दोस्तों मार्क्सवाद कभी मानता ही नहीं है। वो कहता है कि विश्व के मजदूर हो तुम एक हो जाओ और क्या है सारी दुनिया क्या है तुम जीत सकते हो। तो वर्ग को क्या है ये कभी भी अचल और अपरिवर्तनशील नहीं मानता है, बल्कि ये परिवर्तनशील मानता है। तथा उसका आपसी संबंध इतिहास की धारा के साथ बदलता नहीं, बिल्कुल बदल सकता है। इसीलिए तो दोस्तों ये मार्क्सवाद इसी पर खड़ा हुआ है, तो ये इसका गलत हो जाएगा। इस मानसिकता का कोई विचारात्मक
विचारधारात्मक आधार भी नहीं है, क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। यह कथन साहित्य शास्त्र की किस आलोचना पद्धति के संदर्भ में उपयुक्त है? तो इसका जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके उत्तर आधुनिकतावाद। इस मानसिकता का कोई विचारधारात्मक आधार भी नहीं है, क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। यह कथन साहित्य शास्त्र की किस आलोचना पद्धति के संदर्भ में उपयुक्त है? तो ये दोस्तों आपका उत्तर आधुनिकतावाद हो जाएगा। उत्तर आधुनिकतावादी सोच के विकसित होने के कारणों में कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका भूमंडलीकरण बिल्कुल है दोस्तों, ठीक है। एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति का आधिपत्य ये भी बिल्कुल है। सूचना का साम्राज्यवाद ये भी है दोस्तों। साहित्य का दृढ़ता के साथ में स्थापन तो ये नहीं है। आगे चलते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी अवधारणा के प्रभाव के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? तो अवधारणा के प्रभाव के संबंध में हमें असंगत कथन जानना है। संस्कृति व कलाकृतियाँ भी उत्पाद हो गई। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है कि जो संस्कृतियाँ हैं, कलाकृतियाँ, उनके प्रति जो सम्मान का भाव था या फिर वो जो परंपरा थी वो मिट गई। वो भी क्या है, हमारी क्या है, उत्पाद हो गई। वैशिष्ट्य का महत्व कम व संख्या का महत्व अधिक हुआ, बिल्कुल सही है। रचनाकार का ध्यान प्रभाव की प्रकृति और गुणवत्ता पर टिका रहता है, प्रसार व सफलता पर नहीं। दोस्तों उल्टा कर दिया है। रचनाकार का जो ध्यान है आज के समय में आप आज की प्रवृत्तियों से रिलेट करके भी इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। प्रसार और सफलता पर ज़्यादा टिका हुआ होता है, गुणवत्ता और उस पर ध्यान नहीं है। तो ये यहाँ पर उत्तर गलत हो जाएगा। आइडियोलॉजी की जगह टेक्नोलॉजी का वर्चस्व बढ़ने लगा, बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों सही है। लगभग आपके 1990 के दशक में दोस्तों ये उत्तर आधुनिकतावाद की जो प्रवृत्ति है वो आपकी यहाँ पर शुरू होती है। साहित्यिक पाठ व आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता है। यह विचार निम्नलिखित में से किस चिंतन दृष्टि के अधिक निकट है? तो ये जो निकट हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके अभिव्यंजनावाद के, क्योंकि साहित्यिक पाठ और आलोचनात्मक पाठ में कोई भेद नहीं होता है। तो ये अभिव्यंजनावाद के निकट हो जाएगा। आगे चलते हैं। साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आधुनिक आपका जो क्या है पाश्चात्य काव्यशास्त्र है वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, और आगे भी संभावना है कि आपके सिलेबस में जो आपका उत्तर आधुनिकतावाद है, विखंडनवाद है, ठीक है, इस प्रकार के जो आपके नए जो आपके विचारक हैं पाश्चात्य, वहाँ के आपके जो टॉपिक हैं वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की यूजीसी नेट में भी और आपके कॉलेज लेक्चरार में भी संभावना बनी रहती है। तो साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य कौन माने जाते हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जॉक देरिदा इसके उद्भावक आचार्य माने जाते हैं। आगे चलते हैं। साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल निम्न में से कौन सा है? विखंडनवाद, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके 20वीं शताब्दी का 7वां दशक, यानी कि 1960 से लेकर के 70 की जो 7वां दशक है वहाँ पर दोस्तों क्या है जॉक देरिदा का विखंडनवाद की क्या है उभार का महत्वपूर्ण काल माना जाता है। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी गई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? यानी कि 68 का दोस्तों क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी कि यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी गई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मन अति भयो हुलास बिगसी जनु कोक किरण रवि अरुण अधर तीय सधर बिंब फल जानी कीर छवि। उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का वर्णन है? तो ये दोस्तों आपकी जो रचना गद्य और पद्य में आपकी लगी हुई है तो वहाँ से आपके ये क्वेश्चन है। तो अरुण अधर तीय अधर बिंब फल जाने कीर छवि। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके पद्मावती के यहाँ पर क्या है उल्लास का वर्णन है। पद्मावती को उल्लास का वर्णन है। कम्मान वाण छूटे ही अपार लागत लोही इस सारी धार घमासान धान सब वीर क्षेत घन स्रोन बहत अस रकत रेत। उक्त पंक्तियों में किनके मध्य युद्ध होने वाले युद्ध का वर्णन है? तो इन जो पंक्तियां हैं दोस्तों इनमें आपका जो वर्णन हुआ है वो हुआ है पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना के मध्य जो युद्ध होता है उसका यहाँ पर वर्णन है। आगे चलते हैं। 71 भाषा बहुत परिष्कृत व परमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। बहुत ही दोस्तों प्रसिद्ध कथन है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कबीर के विषय में।
अखणिया आखणिया अनसणिया झाई पड़ी पंथ निहार निखार, जीवड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकार पुकार। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव दिखाई देता है? तो यहाँ पर दोस्तों ये जो साधना पद्धति है वो यहाँ पर सूफी साधनाओं की दिखाई देती है। आगे चलते हैं। दुल्हनी गावो मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? तो साहचर्य जन्य प्रेम नहीं है, सहज प्रेम, विषम प्रेम, दाम्पत्य प्रेम। तो यहाँ पर दोस्तों दाम्पत्य प्रेम है वो आत्मा का क्या है? परमात्मा के साथ में यहाँ पर दिखाया गया है, तो दाम्पत्य प्रेम हो जाएगा। आगे चलते हैं 74वां। एक अचंबा देखा रे भाई ठाड़ा सिंध चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई, जल की मछली तरवर व्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, बहल ही ढूरी गूंगी घरी आई, कुत्ता कूले गई बिलाई, तली करी शाशा ऊपर करी मूल, बहुत बांधी जड़ लागे फूल, कहे कबीरिया पद को बूझे, ताके तीनों त्रिभुवन सूचे। तो यहाँ पर जो दोस्तों उलटवाशी है, ठीक है, और साधना की गूढ़ शब्दावली का यहाँ पर प्रयोग देखने को मिलता है। तो पद के संदर्भ में कौन सा संगत है? तो उलटवाशी यहाँ पर दोस्तों आपका संगत है। भक्ति की चरम दशा, तो यहाँ पर भक्ति की चरम दशा नहीं है, योग की साधना पद्धति है, और गीता भी दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त कथन कौन सा है? तो मीरा के काव्य में बिछुओं की तड़पन ज़्यादा है, बिल्कुल दोस्तों सही है। मीरा का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है, बिल्कुल सही है। बिस्का पाला राणा जी भेजा, ठीक है। पीबत मीरा हाँसी, तो क्या है, उसको क्या है, निरंतर तिरस्कार मिलता है राणा विक्रमादित्य के द्वारा। मीरा के काव्य में रहस्यानुभूति का रंग है दोस्तों, बिल्कुल सही है, ठीक है। मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं। तो दोस्तों मीरा का जो विद्रोह है वो केवल साधन है, वास्तविक साध्य तो उसकी क्या है, अपने कृष्ण की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है, तो यही इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। या ब्रज में कछु देखो री टोना, पद में ले ल्योरी कोई श्याम सलोना, पद में प्रयुक्त पंक्ति ले ल्योरी कोई श्याम सलोना के माध्यम से संकेतित क्या है? आवाज़ लगाकर दही बेचना, गुजरिया की वृक्ष कुशलता, प्रेमावेग में वर्तमान का क्या है, विस्मरण हो जाता है, ठीक है। कि गोपी क्या है दोस्तों, क्या है कि दही बेचने जाती है, और दही बेचने में क्या उसे कृष्ण की क्या है, स्मृतियाँ आ जाती हैं, और वो क्या है, वर्तमान दशा का विस्मरण करके क्या है, भूल जाती है कि भाई वो दही बेच रही है। वो कहती है कि भाई श्याम सलोना को तुम ले लो, यानी श्याम सलोना को बेचने लग जाती है। तो ये हो जाएगा तीसरा उसका उत्तर। जोगी मत जा मत जा मत जा, पाई पड़ूँ में तेरी चेरी हो। तो ये दोस्तों जोगी से मीरा का क्या अभिप्राय है? तो यह मीरा का जो अभिप्राय है वो है आपके कृष्ण से। आगे चलते हैं। गोकुल सबे गोपाल उदासी, जोग अंग सागर जय गोते सब बसत ईशपुर काशी। तो ईशपुर में दोस्तों यहाँ पर व्यंजित क्या है? तो ईशपुर का यहाँ पर जो अर्थ है वो हो जाएगा आपके शिव की नगरी, दोस्तों यहाँ पर अर्थ हो जाएगा। आगे चलते हैं। आयो जोग सिखावन पांडे, सूरदास तीनों ही उपजत धनिया धान कुमांडे। इस पद में तीनों का भाव्यार्थ क्या है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके प्रेमा भक्ति साधना, निर्गुण की साधना, ठीक है, और योग की साधना, ठीक है। तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुमांडे, कि जिस प्रकार से धनिया है, धान है, और ठीक है कुमांडे है, ठीक है, वो नहीं उपजता है, उसी प्रकार से प्रेमा भक्ति साधना, निर्गुण की साधना और जो योग साधना है ये क्या है, एक साथ में नहीं हो सकती है। क्योंकि दोस्तों धान है, आपको पता है उसमें लगातार पानी भरा रहता है, जबकि जो धनिया है उसमें ज़्यादा पानी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2। आगे चलते हैं। नागरी नारी भले बूझेगी अपने वचन स्वभाव, पंक्ति से अभिव्यंजित नहीं है। नगर का चतुराई भरा जीवन, मथुरा की स्त्रियों का स्वभाव, गोपियों का असूया भाव, और यशोदा का कृष्ण प्रेम। तो इसका जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्ण यशोदा का कृष्ण प्रेम। आप इसे वैसे भी सही कर सकते हैं कि नागरी नारी भली बूझेगी अपने वचन स्वभाव। तो पंक्ति में दोस्तों नगर का चतुराई भरा जीवन वर्णित है, मथुरा की स्त्रियों का स्वभाव वर्णित है, गोपियों का असूया भाव है ये भी वर्णित है, ठीक है। आगे चलते हैं। 81वां क्वेश्चन। तो देख सकते हैं कि आप काव्य शास्त्र दोस्तों कितने स्तर का पूछा गया है, और बहुत अच्छा ही दोस्तों ये इस बार का क्या है पेपर रहा है, ठीक है। इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूतियों के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया गया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये जो दोस्तों कथन है वो आपके क्या है, रामचंद्र शुक्ल का है। आगे चलते हैं। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? चढ़ा आषाढ़ गगन गनगाजा। तो यहाँ पर दोस्तों आषाढ़ मास से इन्होंने नागमती वियोग खंड का प्रारंभ किया है,
टप टप बूंद परई जस ओला, विरह पवन होई मारे झूला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण क्या किया है? विरह पवन मई जा मारई झोला। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने जो ग्रहण किया है वो हो जाएगा कि बात के प्रकोप से क्या है, अन्न का क्या, अंग का क्या है, सुन्न हो जाना। तो ये उत्तर है वो आपका हो जाएगा। तो 83 में का हो जाएगा आपके एक उत्तर कि टप टप बूंद परई जस ओला। ठीक है कि टप 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 क्या है, बूंद पड़ रही है, ठीक है, और वो क्या है, ओले के समान लग रही हैं। विरह पवन हुई मारे झोला। आपको देख लीजिए, आप थोड़ी सी आप बूंद है, लगातार आप टपकाते जाएंगे तो क्या है, वो क्या है, अंग आपका क्या है, सुन्न हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। जेही पवन पंखी के नियर होई, कहे विरह की बात, और सोई पंखी जाई जरी तरबत होई, तरबर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में क्या माना है? तो ये माना है दोस्तों ऊहात्मक, इन्होंने क्या है, पद्धति को माना है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसमें क्या है, ऊहात्मक पद्धति मानी है कि जेही पंखी के नेहर हुई, कहे विरह की बात, और सोई पंखी जाई जरी तरबत हुई निपात। ठीक है, तो बिरहणी के विरह की क्या है, दिव्यता इस प्रकार है उसकी विरह वेदना कि पंखी यानी पक्षी भी उसके पास में जाकर के जल जाते हैं। और ठीक है, और तरबर यानी कि, तो ये आपका ऊहात्मक पद्धति यानी बहुत ही ज़्यादा क्या है, इसमें जो फारसी की शैली है ऊहात्मक, उसका क्या है, इसमें वर्णन मिला है। आगे चलते हैं। 85 में हो जाएगा। पियसु कहूँ संदेशना, हे भमरा हे काग, सो धनी बिरहे जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, नागमती का कथन है। भौरे और काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो आगे देखते हैं। यह अलंकार का प्रभाव है, रंग की समानता से यही संभव है, आवेग की दशा में यही उचित है। तो ये इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि आवेग की दशा में यही उचित है। जायसी ग्रंथावली में, जानत हो हरि रूप चराचर में हटी नयन न लाभो, अंजन केस सिखा जुवती तह लोचन सलब पठावो। तो आप देख रहे हैं कि पद्मावती जो आपका जो नागमती वियोग खंड लगा हुआ है, उसमें से आपके किस प्रकार आचार्य शुक्ल के आपके आए हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपने अर्थ कर लिया और ठीक है वहाँ से आपके क्वेश्चन आए। आचार्य शुक्ल उसको आलोचना की दृष्टि से किस प्रकार देखते हैं, किस पंक्ति को, किस शब्द को किस प्रकार देख रहे हैं, तो वहाँ से आपका क्या है, आलोचनात्मक आपका प्रश्न पूछा गया है। जानत हो हरि रूप चराचर में हटी नैन न लाभो, अंजन केस सिखा जुबती जह लोचन सलब पठावो, में रेखांकित अंश से असंबद्ध अर्थ क्या है? तो ये उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पर्वत शिखर से बहते अग्नि के झरने के समान, अंजन केश सिखा जुबती तह लोचन सलब पठावो। तो यहाँ पर रेखांकित अंश से असंबद्ध अर्थ है। तो नेत्रों में काजल दोस्तों लगाए हुए हैं, ये आपका संबद्ध है। पर्वत शिखर से बहते अग्नि के समान, ये आपका संबद्ध है। सटकारे काले केस वाली बिल्कुल सही है। दीपक की ज्योति के समान कामनी, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपके दूसरा। आगे चलते हैं। भलो पोच राम को कहे मोही सब नर नारी, में पोच से अभिप्राय क्या है? तो पोच का दोस्तों यहाँ पर अर्थ होता है नीच। वैसे भी यहाँ पर पोच का अर्थ नीच ही होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। और गज उधारी हरि थाप्यो विभीषण, ध्रुव अवचल कबहू ना टरे, अम्बरीश की साप सुरति करी अजऊ महामुनि गलानी गरय। में महामुनि से क्या अर्थ है, महामुनि से क्या आशय है? तो यहाँ पर दोस्तों महामुनि का अर्थ हो जाएगा दुर्वासा। यहाँ पर क्या है, महामुनि का अर्थ हो जाएगा दुर्वासा ऋषि। वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया है? बहुत ही दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है साहित्य की दृष्टि से भी। तो ये यहाँ पर इन्होंने क्या है, रामानंदी संप्रदाय में इन्होंने वियोगी हरि ने इनको माना है। तो रामानंदी संप्रदाय इसका उत्तर हो जाएगा वियोगी हरि। ठीक है, वीर सत्सई इन्होंने क्या है लिखी थी, इसमें मंगला प्रसाद पारदोषक इनको मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर वियोगी हरि ने क्या है, रामानंदी संप्रदाय में तुलसीदास को माना है। आगे चलते हैं। मेरी भब्बादा हरो राधा नागर सोई, और जातन की झाई पर श्याम हरितुति हुई। तो यहाँ पर रेखांकित अर्थ से संकेतित नहीं है। मन के कलुष का दूर हो जाना बिल्कुल सही है दोस्तों। गौरवर्णीय राधा का श्यामवर्णी हो जाना, श्याम रंग का हरितवर्ण हो जाना, और कृष्ण की कांति है वो कम हो जाना। तो यहाँ पर आपका रेखांकित अर्थ से संबंधित नहीं है। तो आप जानते हैं कि श्याम हरित दुति हुई, यानी कि जो श्याम वर्ण के जो कृष्ण हैं वो क्या है, हरे रंग की दुति वाले हो जाते हैं। श्याम वर्ण के जो भाव है, मन का जो कलुष है वो भी क्या है, हरित दुति यानी कि क्या है, दूर हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हो जाएंगे।
इसका उत्तर ये भी हो जाएगा। श्याम वर्ण का हरित वर्ण हो जाएगा। कृष्ण की कांति क्या है, कम होकर के क्या है, सुनहरे रंग में बदल जाती है। लेकिन गौड़ वर्णीय राधा का श्याम वर्णीय होना ये यहाँ पर गलत माना गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, क्योंकि राधा दोस्तों श्याम वर्णीय नहीं हो रही, बल्कि श्याम है वो क्या है, सुनहरे रंग के हो रहे हैं। राधा की जब क्या है उसमें क्या है वो पड़ रही है परछाई। सनी कज्जल चक झग लगन उपजो सदिन सुनेहु क्यों ना नृपति हवे भोग है लही सुदेश सब देहु। तो ये यहाँ पर क्या है, बिहारी से दोस्तों दोनों दोहा थे, वो आपका मंगलाचरण का प्रथम दोहा है। ये आपका क्या है, यहाँ पर ज्योतिष संबंधी दोस्तों यहाँ पर ज्ञान है वो देखने को मिलता है। ठीक है, सनी कज्जल चक झग लगन, ठीक है, शनि रूपी कज्जल नेत्रों में लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, बिहारी का ज्योतिष विषयक ज्ञान देखने को मिलता है। तोपर बारो उर्वशी, ये दोस्तों 25वां दोहा है बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर का। तोपर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो उर्वशी का क्रम से अर्थ क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों उर्वशी का जो अर्थ हो जाएगा अप्सरा विशेष हो जाएगा। तोपर बारो उर्वशी हवे उर्वशी समान, तो यहाँ पर हृदय में बसी हुई और उर्वशी एक भूषण विशेष, तो अप्सरा विशेष, उर में बसी और भूषण विशेष इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है। जम करी मुँह तर हरि प्रयो यहीं धरे हरि चित लाऊं विषय तृषा परिहरि अजो नर हरि के गुण गाऊं। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें भी क्या है, भक्ति भावना है। मेरी भब्बादा हरो, इसमें भक्ति भावना है। अजो तरोना ही रहो, इसमें दोस्तों सत्संगति का महत्व है, लेकिन इसमें भी भक्ति भावना है। फिर चित उत ही रहे टूटी लाज की नाव और अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव। यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर नायिका के मन की क्या है, विचलन स्त्री का क्या है, डोलायमान स्त्री का क्या है यहाँ पर वर्णन है। तो कि भाई मेरा अंग है वो क्या है, नायक, मेरा जो मन है, चित्त है, मेरा जो हृदय है वो हमेशा क्या है, लाज की जो नाव है वो मेरी क्या है, टूट गई है। ठीक है, और मेरा जो मन है वो बंधी हुई क्या है, अंग अंग छवि भोर में भयो भोर की नाव। मेरा जो मन है भोर की नाव के समान में क्या है, नायिका में क्या, नायक के सौंदर्य में क्या रमा रहता है। आगे चलते हैं। स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा, द्विजदेव का नाम लिया जा सकता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। ये कथन है दोस्तों, ये कथन किसका है, तो ये जो कथन है वो आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हो जाएगा। स्वच्छंद प्रवाह के प्रथम प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विजदेव का नाम लिया जा सकता है। तो दोस्तों ये विश्वनाथ प्रसाद का है, क्योंकि विश्वनाथ प्रसाद ने ही रीतिकाल के तीनों का रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त में बांटा था। मीत सुजान अनीत करो जिन हा ना हुजिए मोही अमोही डीटी को और कहो नहीं ठोर फिरी द्रग राबरे रूप की दोही एक विसास की टेक गहे लगी आस रहे बसी प्राण बटोही हो घन आनंद जीवन मूल दही कित प्यासनी मारत मोही। उक्त सवैये के अंतर्गत संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है, मीत अनीत में, मोही अमोही में। तो विरोधी भाव दोस्तों यहाँ पर क्या है देखना है। यानी कि सीधे यहाँ पर क्या है, विलोम शब्द ये दिखवा रहा है। तो 95वें का उत्तर जो हो जाएगा आपके मीत का दोस्तों अनियत होता है। ठीक है, मोही का अमोही हो जाएगा, जीवन मूल क्या हो जाएगा, प्यासनी हो जाएगा, ढीठी थौर। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर नहीं है। डीठी माने होती है दृष्टि, ठौर माने दोस्तों जगह होती है, तो यहाँ पर ये नहीं है। आगे चलते हैं। आस ही आकाश मध्य अवधि गुने बढ़ाए चौपनी चढ़ाए दिनों की कीनो खेल सो यह निपट कठोर ये हो ऐचत न आप और लाडले सुजान सो दोहेली दशा को कहे अचरज भई मोई भई गण आनंद यो हाथ साथ लग्यो पे समीप न कहूँ लहे बिरह समीप की झकोरन अधोर नेह नीर भी जो जीव तऊ गुड़ी लो उड़े लहो में रंकार नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर रूपक का ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है। ठीक है, व्यतिरेक भी है और उपमा भी है, लेकिन इसमें अपनोति अलंकार नहीं है। आगे चलते हैं। जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे तब ते अनोखी आग लग रही चाह की। में ब्रह का दोस्तों कारण क्या है, तो यहाँ पर जो ब्रह का दोस्तों कारण क्या है, आंखें ने उद्वेग दा है, आंखें अंतर उद्वेग दा है, आंखें ने प्रभाए आंसू। ठीक है, तो ये जो वाला है, तो इसमें घन अनोखी आग लग रही चाह की। तो यहाँ पर जो अनोखी आग लगने का, ब्रह की आग लगने का जो कारण है वो हो जाएगा आपके दोस्तों पूर्व राग। ठीक है, आगे चलते हैं। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है, तो फैंटेसी दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध। आगे चलते हैं।
99 में का हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मक्त मधुपर्वन क्रीडित जो ससुराल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। तो श्रद्धा है दोस्तों आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी लगा हुआ है। तो ये संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है? हृदय की उदात्तता का वर्णन है, बिल्कुल सही है दोस्तों। देह यष्टि का वर्णन है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। श्रद्धा की जो शारीरिक रूप सौंदर्य है उसका वर्णन करते हुए कवि कह रहा है। मादकता का दोस्तों वर्णन है, मधुपवन क्रीडित जो से सुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त है। मनु का सौंदर्य वर्णन, यही दोस्तों यहाँ पर क्या है? श्रद्धा का यहाँ पर सौंदर्य वर्णन है, तो ये इसका गलत हो जाएगा। कामायनी के दर्शन का केंद्रीय आधार क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों जो दर्शन है वो है आपके प्रतिविज्ञा दर्शन और मूल रूप से शैव दर्शन, लेकिन उसमें भी क्या है? प्रतिविज्ञा दर्शन है, कश्मीर का ये दर्शन माना जाता है। आगे चलते हैं। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अविराम। तो ये आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सीधे आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी उठ करके आ सकते हैं। और उस मुस्क पर वो है, तो यहाँ पर क्या है? श्रद्धा की मुस्कान का वर्णन कवि कर रहा है। मुस्कान का यहाँ पर क्या है? बिंब परक अंकन है, बिल्कुल सही है। श्रद्धा का यहाँ पर सौंदर्य वर्णन है, बिल्कुल सही है। अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना, नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या है? रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण, अरुण कहते हैं दोस्तों सुबह के सूर्योदय को। तो जो सुबह सुबह की सूर्योदय की लाल सूर्य की जो किरण पड़ती है क्या है? पत्तों पर, उसी के समान क्या है? उसके अधर रूपी पत्तों पर क्या है? मुस्कान पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या है? इसमें अस्ताचलगामी सूर्य की किरण से नहीं, बल्कि क्या है? सूर्योदय के जो सूरज है उसकी किरण से क्या है? तुलना की गई है उसकी मुस्कान की। आगे चलते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? तो ये दोस्तों बहुत ही आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों तुलसीदास और सरोज स्मृति। ठीक है, सरोज स्मृति आती है दोस्तों कहाँ पर? ये आपकी लगभग 213-14 पंक्तियों की आपकी कविता है। ठीक है, तुलसीदास दोस्तों इनको क्या है? बहुत ही चिंतन प्रधान क्या है? काव्य है, जिसमें इन्होंने क्या है? भारतीय संस्कृति का क्या पाश्चात्य संस्कृति पर क्या है? अपना प्रभाव इसको दिखाया है। और सरोज स्मृति इनका हिंदी का क्या है? शोकगीत माना जाता है। तो यहीं पर भी दोस्तों यहाँ पर भी इसी प्रकार की पंक्तियाँ आती हैं कि धिक साधन जीवन ही आदा सदा सदा आया विरोध। ठीक है, धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध, हाय उद्धार प्रिय जानकी का हो ना सका एक, वह एक और मन रहा जो राम का ना थका। इसी प्रकार की बात है सरोज स्मृति में करते हैं। ठीक है, तो चिंतन का और दोस्तों यहाँ पर इनकी क्या है? राम की जो यहाँ पर क्या है? शोक है, उसकी जो अंतर की पीड़ा है, उसी प्रकार सरोज स्मृति में निराला की स्वयं की पीड़ा है। तो रामविलास शर्मा ने इन दोनों कविताओं को लेकर के क्या है? राम की शक्ति पूजा की रचना मानी है। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? तो ये दोस्तों जो संकलन है वो है आपकी अनामिका जो संकलन है, इसमें आपकी राम की शक्ति पूजा है वो लगी हुई है। ठीक है, बहुत ही इनका दोस्तों क्या है? महत्वपूर्ण इनकी जो कविताएं हैं वो सारी की सारी अनामिका में है। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या क्या है? सूर्य की दोस्तों क्या है? अस्त होने का वर्णन है। ठीक है, राम के निर्बल होने का संकेत है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और दग्धाक्षर रे का प्रयोग है, बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन लक्ष्मण के मूर्ति कोने का क्या है? राम और रावण का क्या है दोस्तों? युद्ध चल रहा है और क्या है? रावण क्या है? विजयी होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके क्या है? सारी सेना में हाहाकार मचा रखा है और राम की सेना है वो क्या है? बहुत ही तरह से निराश हो चुकी है। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण समृद्ध विद्रत क्षिप्रकर वेग प्रखर, शतशैल संवरणशील नील नवगर्जस्वर, प्रतिपल परवर्तित बिहु वेद कौशल समूह है, राक्षस वृद्ध प्रत्यु है, क्रुद्ध कवि विषम हु है, विक्षुर बहनी राजीव नयन हतलक्ष बाण, लोहित लोचन रावण वनमोचन महीयान, राघव वारणगत युग प्रहर, उद्धत लंकापति कवि दलबल विस्तर, अन्मेष राम विश्वजित दिव्य शरभंग वाव विद्यांग वद्द कोदंड मुष्टिखर रुधिरस्राव। तो ये दोस्तों यहाँ पर इनकी 18 पंक्तियाँ हैं, जो आपकी 16 से 18 पंक्तियाँ बहुत ही आपकी क्या है? कठिन इस कविता की मानी जाती हैं सर्वाधिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? लक्ष्मण ये वाला आपका इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियाँ उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती हैं जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निस्संदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज। अंधेरे की कविता के विषय में यह कथन किसका है? तो ये जो दोस्तों कथन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके नामवर सिंह का। आपको पता है कि नामवर सिंह हैं वो आपके क्या है? महत्वपूर्ण आलोचक हैं। उनके प्रिय कवि दोस्तों हो जाएंगे गजानन माधव मुक्ति। वो नई कविता के अंतर्गत उन्होंने माना है।
जिंदगी के कमरे में अंधेरे में कोई एक लगातार लगाता है चक्कर, आवाज़ पैरों की देती है सुनाई बार 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 अंधेरे में। कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण गठन है। कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। तो यहाँ पर दोस्तों यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चमत्कार मात्र काव्य शैली का नहीं है। कविता का आरंभ रहस्यमय दृश्य से होता है, बिल्कुल सही है। नाटकीय आरंभ है, बिल्कुल सही है। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक ना पाई गई रचनाकार के व्यक्ति है, बिल्कुल सही है। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम ना चलेगा, पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों इनका जो संकेत है वो आत्मपरक, जड़ीभूत, सौंदर्याभिरुचि का तिरस्कार, बिल्कुल सही है। मस्तिष्क स्राव में तनाव पैदा करने का आग्रह, बिल्कुल सही है। कविता की कमजोर ज्ञानात्मक आधार को स्वीकार, तो इसी ओर इनका संकेत नहीं है। अब व्यक्ति के खतरे उठाने होंगे, ये भी दोस्तों मुक्तिबोध की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। अब हमें अब व्यक्ति के खतरे उठाने होंगे। तो चलिए आगे। मालती बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी, तो गोदान की दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये पंक्तियाँ हैं। और मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है, तो ये जो टिप्पणी है दोस्तों स्वयं आपके क्या है, मुंशी ये प्रेमचंद की दिखाई, मुंशी प्रेमचंद की ये आपकी टिप्पणी है। शुरू में ये आपके कहते हैं मालती बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी। आगे चलते हैं। किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है, तो अब देखते हैं कौन सा पात्र है। झुनिया, सिलिया, गोविंदी, गोविंदी नहीं है दोस्तों, झुनिया है, सिलिया है, रूपा है, ठीक है, नौरी है, चुईया नहीं है, धनिया, मालती, वृंदा। तो ये आपकी जो पात्र हैं दोस्तों, कोई किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों जो वृंदा है वो आपकी पात्र नहीं है, जबकि गोविंदी भी है, सिलिया, झुनिया है, रूपा, चुईया, नौरी है, सोनी, पुन्नी, सरोज है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, धनिया है, मालती है, लेकिन दोस्तों वृंदा इसमें गोदान में नहीं आई है। लगभग आपके 84 पात्र हैं वो गोदान में आए हैं। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब हैं हमारी रक्षा के लिए, लेकिन कोई रक्षा नहीं करता, चारों तरफ लूट है। गोदान में यह कथन किसका है, तो ये जो दोस्तों कथन है वो आपका हो जाएगा राम सेवक का। तो ये राम सेवक का कथन हो जाएगा। आगे चलते हैं। त्यागपत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के संबंध में अनुपयुक्त है। ठीक है, तो मृणाल दोस्तों इसका कहानी की इसकी जो त्यागपत्र है इसकी उपन्यास की मुख्य पात्र है। तो यहाँ पर आपके आत्मपीड़न, पर दया भाव, अपनी नियति की स्वयं निर्मात्री और समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह है। आप सीधे वैसे भी लगा सकते हैं, जैनेंद्र है एक मनोविश्लेषक हैं और वो क्या है, समाज को तोड़ने फोड़ने वाली प्रवृत्ति का जो चरित्र है वो गठित कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आत्मपीड़न, दयाभाव, अपनी नियति की स्वयं निर्मात्री, ये इसके सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ है मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और आंचलिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैसे ही मनोवैज्ञानिक है, ये आप जानते ही हैं। त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन है, उसके चिंतन की परिणति आत्मविसर्जन में होती है। तो यहाँ पर भी दोस्तों केवल आप यदि ये पता है कि भाई ये मनोवैज्ञानिक है, मनोविश्लेषण के उपन्यास है इनका, ठीक है, और मनोविश्लेषण की मान्यताओं के अनुसार ही आपके चरित्रों की क्या सृष्टि करेंगे, तो उसी आधार पर ही आप इनको सही कर सकते हैं। तो इनकी चिंतन की परिणति आत्मविसर्जन में होती है, बिल्कुल सही है। समाज की विषमताओं को देखकर उसके बारे में सोचता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, और समाधान की तलाश में बेचैन रहता है, बिल्कुल सही है। आत्मालोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयास करता है, तो यही दोस्तों यहाँ पर क्या है, गलत हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्योंकि वह जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप, लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका है, दत्ता बाबू, बिंदा, दा साहब और महेश शर्मा। तो दोस्तों महाभोज है वो आपका किसका है, मन्नू भंडारी का एक महत्वपूर्ण आपका राजनीतिक उपन्यास माना जाता है, और इसमें जो ये कथन है वो कहा था दोस्तों आपके विंध्या ने। ठीक है, तो बिंदा पात्र है, इस क्वेश्चन को देखकर भी आप वहाँ पर सही कर सकते हैं गोदान का। तो बिंदा जो कहानी का महिला पात्र है वो गोदान में नहीं है, बल्कि जो बिंदा है किसमें है, महाभोज की दोस्तों क्या है, पात्र है। आगे चलते हैं 115 पे। मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपके 1979 में। ठीक है, 1979 में क्या है, इसका प्रकाशन हुआ था। और जो कहानी है यही सच है, उसका प्रकाशन 1966 में हुआ था।
आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है दैवीय वृत्ति का, पाशवी वृत्ति का, मानवोचित वृत्ति का, स्वयं निर्धारित आत्मबंधन वृत्ति का। तो दोस्तों नाखूनों का जो बढ़ना है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है, एक निबंध है। तो इसमें नाखूनों को बढ़ना है वो बताया गया है आपके पाशवी वृत्ति का प्रतीक यहाँ पर बताया गया है। आगे चलते हैं। श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार असत्य कथन कौन सा है। तो श्रद्धा और जो भक्ति है वो आपके चिंतामणि भाग प्रथम में आचार्य शुक्ल द्वारा एक महत्वपूर्ण आपका भाव या मनोविकारात्मक निबंध है। तो उसमें असत्य कथन हमें देखना है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात सही है दोस्तों बिल्कुल। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट व अज्ञात होता है, बल्कि श्रद्धा कारण निर्दिष्ट व ज्ञात होता है। बिल्कुल बात सही है। श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर रहती है, पर प्रेम अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगता है। ये दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम है वो यहाँ पर भक्ति इन्होंने कहा है। तो ये भी कथन सही है, लेकिन ये जो कथन है वो दोस्तों गलत है, क्योंकि जो प्रेम है वो क्या है, अपने अनुभव पर दोस्तों निर्भर रहता है। लेकिन जो श्रद्धा है वो बहुत कुछ क्या है, मान लीजिए किसी पर, मोदी जी पर कोई और श्रद्धा कर रहा है तो आप भी उस पर श्रद्धा करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों ये नहीं कि आप कोई किसी से प्रेम कर रहा है तो आप भी उससे प्रेम करने लगे, नहीं। प्रेम दोस्तों अपने अनुभव पर, पूर्णतः अपने अनुभव पर रहता है। और श्रद्धा है वो आपके सामाजिक अनुभव पर भी निर्भर रहती है। आप किसी साधु को मानते हैं मान लीजिए, तो वो भी क्या है, और महिलाएं भी उसकी देखा देख क्या है, उसकी भी क्या है उनसे भी कंठीमाला ले लेती है। तो ये वाली बात है वो श्रद्धा के बारे में शुक्ल जी कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने उल्टा कर दिया है। श्रद्धा भक्ति उत्साह लोभ और प्रीति निबंधों को दोस्तों आरपीएससी सेकंड ग्रेड में लगे हुए, इनको बहुत ही अच्छी तरह से मैंने पढ़ा रखा है। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप पढ़िएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राम मनुष्य हैं, पर मनुष्यता का वर्ण उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक खाली जगह है। कुबेरनाथ राय के निबंध राघवय करुणो रसय के आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त कथन है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके शील और करुणा का संबंध है, कि राम मनुष्य हैं पर मनुष्यता का वर्ण उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक शील और करुणा का संबंध है। राम की करुणा आपको देखने को मिलती है रामचरितमानस हो, चाहे वो रामायण हो दोस्तों, उनका शील है, संस्कार है, उनको सर्वत्र उनको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या है, मानवीय भावों में भी क्या है, शील और करुणा का है अप्रतिम प्रतिमान है वो स्थापित किया है। आगे चलते हैं। उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत कौन सा कथन है। तो उसने कहा था आपकी पूर्व देवती शैली में लिखी गई चंद्रधर शर्मा गुलेरी की महत्वपूर्ण कहानी है, जो कि जून 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और प्रेम का दोस्तों क्या है, इसमें क्या है, बहुत ही अच्छी का वर्णन हुआ है। रचना के धरातल पर प्रवेश व चेतना असंप्रक्त है। तो यही दोस्तों यहाँ पर क्या है, गलत लग रहा है और गलत है ही। रचना के धरातल पर प्रवेश व चेतना असंप्रक्त है, नहीं दोस्तों। जो इसका वातावरण है, जो इसका रचना का धरातल है और जो इसकी मानसिकता है कहानी के दोस्तों कथानक से बिल्कुल मैच खाता है। और बिल्कुल दोस्तों क्या है, चाहे वो अमृतसर का बम्बू काट वालों का दोस्तों हो, ठीक है, सड़क का हो, चाहे फिर वो आपका फ्रांस की जो बेल्जियम की टुकड़ी है वहाँ का वातावरण हो, तो सब कुछ दोस्तों इससे संप्रक्त दिखाई देता है, असंप्रक्त नहीं है। तो इसका गलत हो जाएगा। भाषा व प्रवेश की एकरूपता इस कहानी की शक्ति है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा ही कथन पुष्टि कर रहा है सही का। आदर्श के एक बिंदु से प्रारंभ होकर यथार्थ का विस्तार कहानी में समाहित है, बिल्कुल दोस्तों सही है। कहानी का अंत में बलिदान के रूप में आदर्शवादता लिए हुए है। प्रारंभ में दोस्तों इसमें यथार्थवादता है कि जैसे तेरी कुमड़ाई हो गई और वहाँ पर उनका विछड़ाव हो जाता है, ठीक, और युद्ध में वो दिखाई देते हैं। उसके बाद में आदर्शवादता है, लेना सिंह क्या है इसमें दिखाई देता है, और वो उसके लिए क्या है, उसने कहा था कि वाक्य को पूरा करने के लिए, और बोधा सिंह की जान बचाने के लिए क्या है वो शहीद हो जाता है, गोली लग जाती है उसकी। कफन कहानी के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। कफन प्रेमचंद की कथा चेतना और संरचना में बदलाव उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है। बिल्कुल दोस्तों सही बात है ये, ठीक है। कफन है आपका नशा कहानी है, ठीक है। ये प्रेमचंद की दोस्तों क्या है, महत्वपूर्ण आपकी यथार्थवादी कहानी मानी जाती हैं। इस प्रकार आपकी थोड़ा सा ये पूस की रात कहानी है, ठीक है। तो ये क्या है, इनकी महत्वपूर्ण यथार्थवादी कहानियाँ मानी जाती हैं। कफन कहानी अपनी संरचना को नैतिक समाधान मूलक अंतिम बिंदु के शासन से मुक्त करती है। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर क्या है, सही है, नैतिकता से बिल्कुल मुक्त कर लेती है। कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है, बिल्कुल सही है। कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीय साथ पहुँचने का प्रयत्न करती है। तो यहाँ पर यही कथन क्या है, गलत हो जाएगा। अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से पहुँचने का प्रयत्न करती है, नहीं दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है। नायिका का देश के प्रति प्रेम भाव है,
बिल्कुल दोस्तों सही है। स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को आलोकित करने का भाव है, ये गलत हो जाएगा। नायिका का प्रिय के प्रति प्रेम भाव है, बिल्कुल सही है। देश प्रेम व प्रियतम प्रेम का द्वंद्व भी दोस्तों यहाँ पर क्या है, दिखाई देता है। आगे चलते हैं। अज्ञे की कहानी रोज का प्रारंभिक नाम क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों गैंग्रीन हो जाएगा। ठीक है, रोज या गैंग्रीन कही जाती है। उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले में से व्यंजित नहीं है, तो उजाले का मुसाहिब जो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी आपके कॉलेज लेक्चरर में लगी हुई है और आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी इस बार सिलेबस में लगाई गई है। बहुत ही अच्छी तरह से इस कहानी को पढ़ाया है और 2 वीडियो जिसके दोस्तों 100 क्वेश्चनों की 2 वीडियो जिसके बनाए हैं, वो इतने डीपली क्वेश्चन है कि एक भी क्वेश्चन उससे बाहर जाने वाला नहीं है, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है, स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप है, अंतस की अकुलस स्थिति है, पर ब्रह्म की अनुभूति है, पानी की तरह उलीचना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपके जो उपाय किए जाते हैं, उपायों में ये आ जाएगा पानी की भांति उलीचना है। ठीक है, उसको पोतने का काम कर रहा है। आगे चलते हैं। टॉर्च उठाकर देखा, दीवार सिराने और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही है। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु किसके लिए कहा है? लाल चींटियाँ, चूहिया, तिलचट्टा और खटमल। तो ये जो दोस्तों लाल चींटियाँ इन्होंने कहा है, वो कहा है इन्होंने खटमलों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा से ये कथन लिया गया है। मेरी तिब्बत यात्रा में फुन 2 के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत में शामिल नहीं है। मेरी तिब्बत यात्रा में फुन 2 के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत में क्या शामिल नहीं है? यहाँ आदमियों के लिए लोहे की सांकल पर चमड़े से बधी हुई बांधी लकड़ियों का झूला है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है, तो ये यहाँ पर गलत है। यहाँ जानवरों के लिए तैरकर पार होना पड़ता है और यहाँ मंगोलिया और कंसू चीन की ओर का प्रधान रास्ता है। तो ये भी यहाँ पर बहुत ही दोस्तों कठिन है, क्योंकि ये तिब्बत यात्रा इतनी बड़ी पुस्तक है और इसमें से इस प्रकार से आपको कर पाना बहुत ही बड़ा काम है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2। राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थंकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी थी। तो देख लीजिए 2 क्वेश्चन तो इससे आ गए हैं। और राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थंकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी थी, तो किस स्थान पर दिखाई दी थी? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चीवदोड़ प्रसाद में स्थित देवालय में। तो यहाँ पर इन्होंने क्या है, तीर्थंकर महावीर की मूर्ति है वो दिखाई दी थी। नंग रचे गांव में भूटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठाकर फेंकने का क्या कारण था? ये भी यही से है दोस्तों। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लेखक के चौगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना। इसीलिए क्या है, उसने क्या है चाय को उठाकर उसने फेंक दिया था। आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त क्या नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों ये भाषा के आपके क्वेश्चन आ गए हैं। आदिकालीन हिंदी के संबंध में क्या उपयुक्त नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों डह ध्वनि का विकास, ढह ध्वनि का विकास, संयुक्त अक्षर ए का विकास, संयोगात्मकता की ओर झुकाव है। तो ये दोस्तों यहाँ पर नहीं है। हिंदी की 17 बोलियों का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से संबद्ध नहीं है? तो दोस्तों सौरसेनी से हुआ है, अर्धमागधी से हुआ है, मागधी से हुआ है, लेकिन दोस्तों जो आपका पैशाची अपभ्रंश है इससे इसका विकास नहीं हुआ है। अर्धमागधी में आपकी जो हो जाएगी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हो जाएगी। मागधी में आपकी कौन सी हो जाएगी? बिहारी हो जाएगी, भोजपुरी हो जाएगी, मैथिली हो जाएंगी। सौरसेनी आपकी ये भाषा आई जाती है, हिंदी वगैरह 5 बोलियाँ। ब्रज भाषा का स्थानीय रूप नहीं है, जादोबाटी, डांगी, सिपाड़ी और सिकरवाड़ी। तो ब्रज भाषा का जो स्थानीय रूप है दोस्तों वो आपका नहीं है, वो है आपके सिपाड़ी। ठीक है, जादोबाटी, डांगी और सिकरवाड़ी हैं ब्रजभाषा के स्थानीय रूप देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन है। दक्षिणी भोजपुरी भोजपुरी का परिनिष्ठित रूप है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्ध मागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। यही गलत है दोस्तों, क्योंकि भोजपुरी की जो उत्पत्ति है वो आपकी मागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। तो ये गलत हो जाएगा। भोजपुरी बोली के लिए नागरी व कैथी लिपि का प्रयोग होता है, ये सही है। और भोजपुरी बोली का क्षेत्र गोरखपुर, बनारस और बलिया आदि है। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं। इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। तो अवधि की दोस्तों यहाँ पर प्रारंभिक कृति कौन सी मानी जाएगी? चंदायन, मधुमालती, मृगावती और चित्रावली। तो यहाँ पर जो अवधि की आपकी प्रारंभिक कृति है वो है 1379 में मुल्ला दाऊद की चंदायन। और अवधि का दोस्तों प्रथम कवि भी इन्हें स्वीकार किया जाता है। सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। आगे चलते हैं। राजस्थानी भाषा के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? ख ध्वनि के लिए प्राचीन राजस्थानी साहित्य में प्राय
शय लिपि के चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ये बिल्कुल दोस्तों सही है। ठीक है, ख के लिए शय का प्रयोग हुआ है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी राजस्थानी का संबंध सौरसेनी के एक रूप नागर अपभ्रंश से मानते हैं। ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल ये भी आपका सही है। राजस्थानी को मरु भाषा, मरुबानी आदि कहा गया है। ये भी आपका सही है। राजस्थानी भाषा भाषी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित है। ये दोस्तों गलत है, क्योंकि राजस्थानी भाषा राजस्थान के बाहर भी दोस्तों क्या है, बोलने में आती है। भौगोलिक सीमाओं में ये अभी निबद्ध नहीं है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है मूडोट नैणसी रिख्यात, पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिचरी वचन का, पाबूजीरा दोहा। तो दोस्तों पिंगल किसे कहते हैं, जहाँ पर ब्रज भाषा और आपके क्या है, राजस्थानी अपभ्रंश और ब्रजभाषा का मेल दिखाई देता है, वहाँ पर आपके क्या है, पिंगल हो जाएगी। तो यहाँ पर पृथ्वीराज रासो की दोस्तों जो शैली है वो आपको देखने मिली पिंगल। हालांकि वीररस का प्रधान है और जिनमें डिंगल शैलियों का प्रयोग होता है, लेकिन दोस्तों पृथ्वीराज की जो शैली है मैंने आपको ऊपर भी बताया था, उसमें आपका क्या है, पिंगल शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। और वीररस है उसका सहायक रस है, वो आपका श्रृंगार हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं। उत्तरी पूर्वी राजस्थान की आपकी प्रमुख बोली है मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती और आपके ढूंढाड़ी। तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान कौन सा हो जाएगा, आपके भरतपुर अलवर का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपकी मेवाती बोली बोली जाती है। आगे चलते हैं। 136वां, ढूंढाड़ी बोली को इस नाम से नहीं जाना जाता है, तो जयपुरी बोली कहा जाता है दोस्तों। झाड़साई बोली कहा जाता है, झाड़साई सिक्के भी चलते थे उदयपुर में। अहीर बाटी काई कोई की बोली, ये भी दोस्तों कहा जाता है, लेकिन अहीर बाटी है दोस्तों ये नहीं कहा जाता है। तो ये इसका गलत हो जाएगा। 36 में का हो जाएगा आपके तीसरा आपका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। राजस्थान वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र, राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र कौन सा नहीं है, रतलाम, देवास, उज्जैन, रायपुर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका उत्तर जो हो जाएगा आपके वो हो जाएगा रायपुर है दोस्तों। यहाँ पर आपका क्या है, छत्तीसगढ़ी बोली जाएगी। यहाँ पर रतलाम, देवास और उज्जैन में यहाँ पर क्या है, मालवा के आसपास के एक क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, यहाँ पर आपका क्या है, मालवी बोली जाती है। और आपके जो आपके हाड़ौती का जो क्षेत्र है, बागड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा या बोली कौन सी है। तो बागड़ी बोली को जो सर्वाधिक प्रभावित करती है वो है दोस्तों आपके गुजराती, क्योंकि जो आपका डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, ठीक है, प्रतापगढ़ है, तो वो आपके क्या है, गुजरात की क्या है, सर्वाधिक निकट है। तो यहाँ पर गुजराती भाषा का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो ये आप अपनी सामान्य समझ से भी कर सकते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये दोस्तों अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी आया और बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, सब आप जानते हैं कि ये जो आपका अनुच्छेद है वो हो जाएगा आपके अनुच्छेद 343 में ये बात कही गई है। और आगे चलते हैं हम 139 40वां क्वेश्चन है आपका, हिंदी के मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट हैं। खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी और आपके अवधी। तो हिंदी के दोस्तों जो सर्वाधिक मानक रूप हैं वो आपके खड़ी बोली के निकट हैं। हालांकि सारी ही हिंदी की बोलियां हैं, लेकिन खड़ी बोली है दोस्तों वो क्या है, उसका मानक रूप माना जाता है हिंदी का। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वरूप में सम्मिलित नहीं किए जाने वाला लिपि चिन्ह है। तो ख है दोस्तों आपका 141 में का ख है, और ये भी है, ठीक है, और लिरी है और डे है। तो ये आपका लिरी है दोस्तों, ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा। और वैज्ञानिकी तथा तकनीकी शब्दावली उपयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो हाइफन का दोस्तों कठिन संधियों से बचने के लिए, ठीक है, हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, तो कठिन संधियों के बचने के लिए किया जाना चाहिए। सामान्यतः तत्पुरुष समास में, तो ये दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सामान्यतः तत्पुरुष समास में सा जैसा आदि से पूर्व भी किया जाना चाहिए, द्वंद्व समास से पदों के मध्य भी किया जाना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं हम अपना वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग क्या है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटा करके बनाया जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही बात है। पूर्वकालिक प्रत्यय हटाकर कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, ये भी बिल्कुल दोस्तों सही बात है। दैवा है के संयुक्त अक्षर हल लिपि में संकेत लगाकर बनाए जाएं, ये भी बात सही है, ठीक है। और तक अभ्यस सदैव पूर्ववर्ती शब्द के साथ में लिखा जाए, जैसे आज तक है, जब तक है, ठीक है। तो ये ऐसा कोई दोस्तों नियम है नहीं कि तक है वो क्या है, पहला वाला शब्द है उसके साथ में ही जोड़ करके लिखा जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं।
हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? बुड्ढा, चाहिए, स्थाई और वांगवे। तो इसका जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके स्थाई, क्योंकि ये ऐसे लिखा जाता है स्थाई। ठीक है, बुड्ढा हो जाएगा, ठीक है, चाहिए हो जाएगा, वांगवे हो जाएगा, सही है। आगे चलते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द परा उपसर्ग से निर्मित हैं? हालांकि दोस्तों व्याकरण है उसका आपका क्षेत्र है वो बहुत ही कम है, पहले तो बिल्कुल ही नहीं था। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन आते थे जिस पर आप यूजीसी नेट में आते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा आपका बढ़ा दिया है अब की बार में। तो व्याकरण के आपके 10-12 क्वेश्चन आपके आते हैं, 10-12 ही आपकी हिंदी भाषा से आते हैं। बाकी के आपके रचनाओं के आधे क्वेश्चन रचनाओं के 50 और 50 60-70 क्वेश्चन आपके काव्य शास्त्र के, 50 क्वेश्चन आपके काव्य शास्त्र के और 50 रचनाओं के, और बाकी के दोस्तों यहाँ पर आपके ग्रामर के, हिंदी भाषा है। ठीक है, इस प्रकार आपके क्वेश्चन आते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द परा उपसर्ग से निर्मित हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम, परा है परा उपसर्ग से निर्मित हैं। तो परास्त दोस्तों हो जाएगा, परामर्श हो जाएगा, पराग हो जाएगा। ठीक है, पराश्रय, पराभव हो जाएगा, परायण हो जाएगा। ठीक है, परावर्त, परार्थ, पराक्रम हो जाएगा, पराजय। किस विकल्प के सभी शब्द हैं वो आपके परा उपसर्ग से निर्मित हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, क्योंकि पराश्रय में परधन आश्रय हो जाएगा। ठीक है, परार्थ में दोस्तों परधन अर्थ हो जाएगा। पराजय में, ठीक है, परासर और पराधीन, पर प्लस अधीन हो जाएगा। लेकिन परास्त है, परामर्श है और पराग है, इसमें दोस्तों परा उपसर्ग आपका दिखाई दे रहा है। किस विकल्प के सभी शब्द संतानवाची प्रत्यय से निर्मित हैं? ठीक है, तो संतानवाची अपत्यवाचक प्रत्यय कौन सा है? राघव, कौरव और लाघव नहीं है। पुष्पित, हर्षित, पल्लवित ये भी नहीं है। शैव, पार्थिव, गौरव ये भी नहीं है। काश्यप दोस्तों ये हो जाएगा, वासुदेव हो जाएगा और पार्थ हो जाएगा। पृथु से, कश्यप से और वसुदेव से। ठीक है, तो यहाँ पर संतानवाची प्रत्यय होता है। कश्यप ऋषि के हो जाएंगे पुत्र काश्यप, और वसुदेव के हो जाएंगे वासुदेव, और पृथु के हो जाएंगे आपके पार्थ। आगे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 147वां। किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि से निर्मित हैं? किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि से निर्मित हैं? तो अधोगति ये दोस्तों नहीं है, स्वागत भी नहीं है। ठीक है, सुधन, आगत ये हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा, लेकिन अधोगति नहीं है। फिर आपकी षडानंद नहीं है। ठीक है, वार्तालाप, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों वार्ताधन, आलाप हो जाएगा, चंद्रधन उदय हो जाएगा, देवदन ऋषि। तो ये आपका जो सी उत्तर है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, वयोवृद्ध नहीं है और आपका मनोयोग नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके जो वार्ताधन आलाप है, चंद्रधन उदय हो जाएगा, देवधन ऋषि हो जाएगा। ये सब आपकी क्या है, स्वर संधि है। किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास से निर्मित हैं? तो हर दिन ये नहीं है दोस्तों, गृहस्थ हो जाएगा, हरफन मोला हो जाएगा, कपड़ छन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 148 का हो जाएगा आपका दूसरा उत्तर। ठीक है, गृहस्थ और हरफन मोला और कपड़ छन। हर रोज़ नहीं है, हर दिन नहीं है, राजपुत्र, राजा का पुत्र, अकाल से पीड़ित, हाथों हाथ, तो ये भी नहीं है, हाथों हाथ नहीं है, ये दोनों तो हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा। वाक्य में संबंध में अनुपयुक्त कथन कौन सा है? वाक्य के मुख्य 2 अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। बिल्कुल सही है, जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। नहीं दोस्तों, उसको सूचित करने वालों को क्या कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है। कर्ता के विषय में यदि कुछ कहा जा रहा है उसको सूचित करने वाले शब्दों को हम क्या है, उद्देश्य कहते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही है, साधारण वाक्य यानी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है, संबंध बोधक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक और संदेह सूचक। तो यहाँ पर दोस्तों संबंध बोधक है, ये नहीं है, क्योंकि संबंध बोधक क्या है, एक अव्यय होता है। आज्ञार्थक है, संकेतार्थक है और संदेह सूचक है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं 150 क्वेश्चन हमने देखे। और किस प्रकार आपने देखा कि जो ग्रामर है, व्याकरण है, वो तो आपकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है खास, जैसी आती है वैसी पूछी जा रही है। लेकिन जो आपका पाश्चात्य काव्यशास्त्र है, ठीक है, और आपके भारतीय काव्यशास्त्र से भी अच्छे क्वेश्चन उठाए गए थे। ठीक है, पिछली बार की अपेक्षा बहुत अच्छे क्वेश्चन दोस्तों आपका ये पेपर दिखाई दे रहा है। और रचनाओं से आप देख सकते हैं कि रचनाओं से आपके नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। हालांकि जो कहानियाँ हैं ठीक है उनसे है,
लेकिन जैसे कि मेरी तिब्बत यात्रा है वो खुद में ही इतनी मोटी है, आपका मुंशी प्रेमचंद का भी है, ठीक है। और आपकी जो कविताओं से दोस्तों जो कुल आलोचनात्मक क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो वे आपके लिए ये मार्गदर्शित करते हैं कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। और आगे का पेपर दोस्तों मुझे लगता है कि इससे भी आपका क्या है ऊपर जाने वाला है, क्योंकि दिनों दिन कंपटीशन बढ़ रहा है और परीक्षा का जो पैटर्न है वो हर बार दोस्तों क्या है अब चेंज हो रहा है। अब नहीं, यदि आप पिछले 2014 वाली भर्ती का देखें यदि आप पेपर, तो आज के जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो उसका जो मान लिया आपको गर्दा उड़ा के रख देंगे, ठीक है। तो उनको भी पता है यदि हमने इस प्रकार रख दी तो वो कट ऑफ है फिर दोस्तों क्या है पूरी की पूरी जाने लग जाएगी। तो अच्छा है जो अपनी विषय की तैयारी करते हैं, डूब करके अच्छा पढ़ते हैं, सीरियस हैं अपने विषय के प्रति, जिन्हें अनुराग है। अब आपको केवल क्या है रटने से काम नहीं चलने वाला है, आपको इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए बहुत। आपको अपनी हिंदी है वो आपकी रग रग में, रोम रोम में और आत्मा में बसी हुई होनी चाहिए, तब ही जा कर के आप क्या है आप कॉलेज लेक्चरर बन सकते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों 1-2 साल की यदि आप दिलो जान से यदि मेहनत करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, हर विषय आपके क्या है खून में बस सकती है। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कर दिया करें, और यदि आप चैनल पे नए हों तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। आगे दोस्तों 2nd ग्रेड के बाद में हम आगे यूजीसी नेट और कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस है उसको लेकर के दोस्तों चलने वाले हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।